वाला बुलेटिन खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो ये बुलेटिन खास है खबर को समझने के लिए। इसमें हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नीतीश की यात्रा को लेकर। नीतीश की यात्रा वाली राजनीति को समझाएंगे आपको, कौन सी यात्रा नीतीश कुमार करने वाले हैं और इस पर राजनीति क्यों हो रही है, इस पर बात करेंगे। और फिर समझेंगे कि मोहन भागवत ने क्यों कहा कि बच्चे 2 नहीं बल्कि 3 अच्छे हैं। और बिहार में पेपर लीक की वजह से फिर से बवाल मचा हुआ है। तो आगे आपको पेपर लीक का इतिहास बताएंगे और उसके बाद हजारों युवाओं की मांग पर गौर करेंगे और जानेंगे कि गर्दनी बाग में क्यों जुटे हजारों युवा। लेकिन सबसे पहले बात एक सावधान करने वाली खबर की करेंगे। अगर आप भी बोतल बंद पानी पीते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बोतल बंद पानी पीने वाले सावधान हो जाएं। केंद्र सरकार के विभाग FSSAI ने बड़ा कदम उठाते हुए पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को हाई रिस्क फूड कैटेगरी में डाल दिया है। अब ये उत्पाद अनिवार्य निरीक्षण और तीसरे पक्ष के ऑडिट के अधीन होंगे। दरअसल ये बदलाव इन उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS से प्रमाण की आवश्यकता को हटाने के सरकार के अक्टूबर के फैसले के बाद हुआ है। पैकेज्ड पानी और मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण लाइसेंस के साथ साथ भारतीय मानक ब्यूरो का सर्टिफिकेट भी लेना जरूरी होता है। लेकिन अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पैकेज्ड पानी और मिनरल वाटर कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। देखिए, पैकेज्ड मिनरल वाटर को हाई रिस्क में रखने के मायने क्या हैं? उसके पहले एक रिसर्च में सामने आई सच आपको बताते हैं। देखिए, आजकल हर कोई बोतल बंद पानी जरूर पीता है। इस पानी को फिल्टर करके साफ किया जाता है। एक नई स्टडी में डराने वाला खुलासा हुआ है। 1 लीटर बोतल बंद पानी में 2.4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं, जिसका 90% हिस्सा नैनो प्लास्टिक है। पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल तकनीक और बोतल से ही मिल रहा है। पानी में प्लास्टिक जो कई बीमारियों को जन्म दे रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य पदार्थों को लाइसेंस देता है। FSSAI ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी के रूप में रखा है। इसका मतलब यह है कि अब इन बोतलों का जांच होना बेहद जरूरी है। देखिए, इसके अलावा मार्केट में बेचे जाने वाली पानी की बोतलों पर BIS मार्क होना बेहद जरूरी है। तो इसलिए आपको सावधान कर रहे हैं। जिस तरीके से FSSAI ने चिंता जताई है तो आपको भी गौर करने की जरूरत है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, सीएम नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर लगातार सियासत उफान पर है। नीतीश की यात्रा पर महागठबंधन लगातार हमले बोल रहा है तो NDA पलटवार कर रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि नीतीश की इस यात्रा से विपक्ष इतनी बौखलाई हुई क्यों है? नीतीश कुमार 2025 का एजेंडा सेट करने के लिए महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार की इस यात्रा पर सियासी घमासान जारी है। महागठबंधन और NDA के बीच यात्रा पर जुबानी जंग जारी है। नीतीश कुमार यात्रा पर महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं। लालू यादव जी बिहार में कभी कुछ किए नहीं। बिहार को लूटने को छोड़कर कुछ नहीं किया। नौजवान के बदले जमीन लेने का काम, नौकरी के बदले भी लेने का काम किया। तो लालू यादव को फर्क भी नहीं पड़ता, ये बात भी सही है। माना जा रहा है कि यात्रा के बाद चुनावी साल में नीतीश महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में इस पर सियासत होना लाजिमी है। RJD इस यात्रा को फिजूल खर्ची बता रही है तो NDA का कहना है कि तेजस्वी ने तो कभी यात्रा पूरी ही नहीं की। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब अपनी जन कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने का कार्य कर रहे हैं, आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव की सोच के साथ बल्कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते हर जन प्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच दे। नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा के जरिए महिलाओं से बातचीत करेंगे, उनका हाल जानेंगे। नीतीश कुमार अपने काम की वजह से महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं।
ऐसे में नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर सियासी महाभारत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। देखिए 1990 से लेकर के अब तक बिहार के राजनीतिक पटल पर दो ही नेता पूरी तरह से छाए रहे, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। लेकिन दोनों की राजनीति करने का तरीका अलग अलग है। लालू यादव आपको बता दें कि रैलियों के जरिए राजनीति करते रहे हैं। 1990 से 2005 के बीच में पटना के गांधी मैदान में कई बड़ी रैलियां हुई, जातियों वाले सम्मेलन भी खूब हुए, जबकि नीतीश कुमार लगातार रैलियों से लोगों का मन टटोलते रहे हैं। अब देखिए यात्रा वाली राजनीति को समझते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। अगर इस तरीके से बात करें तो नीतीश कुमार देखिए 15 दिसंबर से यात्रा पर जाने वाले हैं, महिला संवाद यात्रा। तो वहीं 4 दिसंबर से तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा करने वाले हैं। अब देखिए नीतीश कुमार ने अब तक कितनी यात्रा की है, तो अगर बात करें संख्या की तो 14 यात्राएं नीतीश कुमार ने की है। अब 2005 में चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा की और बिहार की कुर्सी तक पहुंच गए और यात्रा के जरिए बिहार की कुर्सी तक नीतीश कुमार पहुंचे। देखिए 2005 में भी उन्होंने यात्रा की और 2009 में एक बार फिर नीतीश कुमार यात्रा पर निकल गए और आपको बताते चले जिसका नाम दिया विकास यात्रा। और ऐसे में रिजल्ट ये रहा कि एनडीए के लोकसभा चुनाव में बम्पर सीटें आई। चुनाव के बाद नीतीश कुमार धन्यवाद यात्रा पर निकल गए, धन्यवाद किया और 2010 में फिर से चुनाव से पहले यात्रा वाली राजनीति को समझते हैं। तो देखिए चुनाव से पहले 2010 में चुनाव में विश्वास यात्रा निकाला गया, जिसमें कि जेडीयू को 115 सीटें मिली। अब 2010 और 11 की बात करें तो विश्वास यात्रा यहां पर निकाला इन्होंने। 2011 में सेवा यात्रा किया नीतीश कुमार ने और 2012 की बात कर लें तो यहां पर स्पेशल स्टेटस के लिए अधिकार यात्रा भी नीतीश कुमार ने निकाला। और उसके बाद देखिए सिर्फ एक यात्रा जिसके बाद भी जीत नहीं मिली, वो 2014 संकल्प यात्रा। लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 2 सीट मिली। तो यात्रा वाली राजनीति को इस तरीके से समझते हैं। देखिए 2015 की बात करें तो यहां पर संपर्क यात्रा इन्होंने किया और सरकार में वापसी कर ली। तो नीतीश की यात्रा वाली राजनीति हम लोग समझ रहे हैं। 2016 में भी इन्होंने किया यात्रा की, 2017 में भी की, 2019 में भी की। तो 2016 में इन्होंने निश्चय यात्रा किया, 2017 में इन्होंने समीक्षा यात्रा की और इन्होंने 2019 में भी यात्रा की, जल जीवन हरियाली यात्रा। तो इस तरीके से इनकी यात्राएं चलती रही। 2021 में भी इन्होंने यात्रा की, समाज सुधार यात्रा, और 2023 में इन्होंने समाधान यात्रा की। तो इस तरीके से हम लोग समझ रहे थे कि यात्रा नीतीश कुमार ने की है और उसका कितना फायदा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। नीतीश कुमार की यात्रा के पहले देखिए बिहार में एक और यात्रा पर सियासत तेज है। ये यात्रा है तेजस्वी यादव की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 4 दिसंबर से कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये तेजस्वी की तीसरी चरण की यात्रा है। यात्रा को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू ने तंज कसा है, तो बीजेपी और जेडीयू के तंज पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। जंगल राज के लिए, अपने माता पिता के राज के लिए बिहार से माफी मांगे, उसके बाद जनता के बीच जाएं। माननीय तेजस्वी यादव जी, यात्रा के मामले में तो ट्रैक रिकॉर्ड आपका और बुरा है। आप तो लगातार यात्रा करते नहीं हैं, बीच में स्थगित कर देते हैं। जनता दल भाजपा को बेचैनी हुई कि नहीं? तेजस्वी यादव अपने हिसाब से पॉलिटिकल यात्रा पर हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं, लेकिन इनका दोहरा चरित्र देखिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का, कि उस पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए वैसे तो तेजस्वी यादव पहली बार यात्रा पर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इनकी ज्यादातर यात्राएं जो हैं वो अधूरी रही। तो आइए जानते हैं कि तेजस्वी यादव कब कब और कौन कौन सी यात्रा पर निकले। देखिए 2018 की बात करें तो 2018 में तेजस्वी यादव ने बेटी बचाओ साइकिल मार्च इन्होंने निकाली। 2018 में ही तेजस्वी संविधान बचाओ न्याय यात्रा पर भी निकले। फिर फरवरी 2020 में बेरोजगारी यात्रा पर भी तेजस्वी यादव निकले और इसी साल फरवरी मार्च में तेजस्वी जन विश्वास यात्रा पर भी निकले। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि बेटी बचाओ साइकिल यात्रा इन्होंने 2018 में की और उसके बाद कई और यात्राएं भी तेजस्वी यादव ने की।
और देखिए उसके बाद आपको बताते चलें कि अब वो कौन सी यात्रा पर निकलने वाले हैं। 4 तारीख से कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं। लेकिन देखिए तेजस्वी की ज्यादातर यात्राएं जो हैं वो अधूरी रही। तो फिर भी अगर तेजस्वी यात्रा पर निकलते हैं, ये समझना जरूरी है कि तेजस्वी किसकी राह पर चल रहे हैं, क्योंकि यात्रा के सहारे राजनीति आरजेडी की परंपरा नहीं रही है। देखिए ये नीतीश की सियासत का तरीका है। यात्राओं के जरिए नीतीश जो है वो भांपते रहे हैं कि जनता का मूड कैसा है, जनता क्या चाहती है, इस बार क्या सोच रही है। तो 2005 में न्याय यात्रा करके नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और इसके बाद भी लगातार जनता के बीच वो जाते रहे। तो यहाँ पर अब जो चर्चा हो रही है तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव की भी चर्चा हो रही है क्योंकि वो 4 तारीख से यात्रा पर जाने वाले हैं, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और बात करेंगे और इस बार क्या मूड है, क्या कुछ इस बार बदलाव की जरूरत है, वो सब करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए कम से कम 3 बच्चे वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। भागवत के इस बयान पर देश भर में बहस भी तेज हो गई है। बिहार में भी राजनीति गर्मा गई है। एक पक्ष सरसंघ चालक के बयान का समर्थन कर रहा है तो दूसरा धड़ा जनसंख्या बढ़ोतरी को खतरा बता रहा है। 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। भागवत का बयान सियासत में घमासान। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी क्या की, देश की सियासत गर्मा गई। इस बयान के बाद तेज हुई बयानबाजी ने बिहार के सियासी माहौल को भी गर्म कर दिया है। एक पक्ष सरसंघ चालक के बयान का समर्थन कर रहा है। ये बहस नहीं है पर ये चर्चा का विषय जरूर है। बहुत टेक्निकल चिंता मोहन भागवत जी की तरफ से जताई गई है। तो दूसरा धड़ा जनसंख्या बढ़ोतरी को खतरा बता रहा है। पहले बीजेपी आरएसएस आपस में फरिया ले कि जनसंख्या नियंत्रण करना है कि जनसंख्या बढ़ाना है, ये तो विरोधाभास है। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में कथले कुल की बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की। मोहन भागवत ने 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी की। भागवत ने कहा कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि फर्टिलिटी रेट में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं, बल्कि ये समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। जिस समाज की प्रजनन दर 2.1 से कम हुई वो विलुप्त हो गए। इसी तरह कई भाषाएं और समाज नष्ट हो गए। इसीलिए 2 या 3 से अधिक बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तीन बच्चों वाले बयान के मायने क्या हैं वो समझते हैं। देखिए भारत में जनसंख्या प्रजनन दर में लगातार गिरावट हो रही है, तो मोहन भागवत घटती हुई प्रजनन दर को लेकर के चिंता जता रहे हैं। बता दें आपको आजादी के बाद 1950 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 6.2 थी। अब भारत में जनसंख्या वृद्धि दर घट करके 2.2 पर पहुंच गई है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1.3 रह जाएगी। जनसंख्याविद ये मानते हैं कि 2030 के बाद भारत में युवा कम होते जाएंगे और इस सदी के अंत तक भारत की आबादी गिरकर 1 अरब 10 करोड़ रह जाएगी। तो ऐसे में मोहन भागवत का बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आइए ये समझते हैं कि आरएसएस को बदलती हुई डेमोग्राफी की चिंता दरअसल क्यों है। देखिए भारत में बदलती डेमोग्राफी को लेकर के आरएसएस काफी चिंतित नजर आ रहा है। कई मौकों पर आरएसएस ने डेमोग्राफी को लेकर के चिंता जाहिर की है। आरएसएस ने अपने हिंदी मुखपत्र 5 जनवरी में विस्तार से चर्चा की है। आरएसएस का कहना है कि भारत देश में हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। यूपी, असम, बंगाल, बिहार, केरल, पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं। आरएसएस ने 5 जनवरी पत्रिका में कुछ जिलों के उदाहरण भी दिया और आर्टिकल के मुताबिक हिंदू कथित रूप से धार्मिक अल्पसंख्यक बन रहे हैं। असम के 9 जिले में डेमोग्राफी बदली है, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं।
असम में 4 दशक में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा बढ़ी है, 10% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। और आपको बताते चलें यहां पर मुस्लिम आबादी बढ़कर 34.22% हुई है, जबकि हिंदू आबादी घटी है, 11% घट करके 61.46% रह गई है हिंदू की आबादी। 5 जन ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के 8 जिले में हिंदू आबादी 3% तक कम हुई है। आरएसएस के मुताबिक जम्मू में हिंदुओं की संख्या घट गई है और घट करके 28.44% रह गई है। तो इसे लेकर के भी मोहन भागवत चिंता जाहिर कर चुके हैं। आरएसएस का यह भी कहना है कि भारत में हिंदू समाज के लोग कम संतान पैदा कर रहे हैं और इसी वजह से प्रजनन दर जो है वो घटी है और आगे भी घटेगी, इसी वजह से चिंता जाहिर किया है मोहन भागवत ने। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो न्यूज 18 की खबर का देखिए एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा 2024 को रद्द कर दी गई है। सेंटरों पर गड़बड़ी के कारण दरअसल ये फैसला लिया गया। ईओयू की टीम ने पटना और कई शहरों में छापेमारी भी की थी, जहां पर पुलिस को कई डिजिटल उपकरण और अहम सबूत भी मिले थे, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दी गई। परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा बाद में हालांकि की जाएगी। बिहार में नौकरी की आस लगाए युवाओं को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एक और परीक्षा रद्द कर दी गई है। वजह है पेपर लीक। पेपर लीक की वजह से सीएचओ यानी सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा 4500 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए जो परीक्षा ली गई थी 1 नवंबर को और आज 2 नवंबर को जो परीक्षा आयोजित होनी थी उसको रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 4500 पदों पर बहाली होनी है। इसके लिए 1 और 2 दिसंबर को परीक्षा की तारीख थी। जिन सेंटरों को पहले से संदिग्ध माना जा रहा था वहां भी परीक्षा केंद्र बनाए गए। यहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये ब्लैक लिस्टेड है, यानी यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाना था। इसके बावजूद यहाँ पर सेंटर बनाया गया, एग्जाम लिया गया। पटना पुलिस की टीम ने रविवार को 12 ऑनलाइन केंद्रों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गड़बड़ी के कई साक्ष्य भी मिले, जिसके बाद ईओयू की टीम ने भी पटना और कई शहरों में छापेमारी की, जहां पुलिस को कई डिजिटल उपकरण और अहम सबूत मिले। अब तक 37 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। पटना पुलिस ने मामले को ईओयू को हैंडओवर कर दिया है। जांच को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ही अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस प्रकरण में अभी तक कुल 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्रों के मालिक, वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉइज, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के आईटी मैनेजर्स और आईटी सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है। बिहार में पेपर लीक का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इसी साल पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं। उम्मीद है कि अब पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएंगी, लेकिन सीएचओ परीक्षा का पेपर लीक हो गया और एक बार फिर बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। न्यूज 18 के लिए संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब देखिए बिहार में कब कब पेपर लीक हुए हैं इसको समझते हैं और साल वाइज आपको बताते हैं। 2017 की बात करें तो देखिए 2017 में बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर जो है वो लीक हुई थी और इसके बाद 2017 में ही एसएससी की परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई, प्रश्न पत्र लीक हुए और 2018 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा भी, ये भी परीक्षा जो है वो रद्द करा दी गई, पेपर लीक हो गया। इसके बाद 2019 की बात करें तो 2019 में भी बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, ये भी पेपर लीक हो गया। इसके बाद 2021 की बात करें तो बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा, ये भी पेपर लीक हो गया। 2021 में ही बिहार अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा भी, ये भी पेपर लीक हो गया और 2022 में बिहार उत्पाद विभाग भर्ती परीक्षा, ये भी पेपर लीक हुआ। 2022 में 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पेपर जो है ये भी लीक हुई थी और 2023 में अमीन भर्ती परीक्षा, ये भी पेपर लीक हो गई थी और अब सीएचओ परीक्षा का पेपर लीक की खबर सामने आई, जिसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए गड़बड़ी को देखते हुए बिहार में पेपर लीक पर कानून बना
और काफी सख्त कानून दरअसल बनाए गए। गड़बड़ी करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी है। बिहार में पेपर लीक कानून क्यों लाया गया, इस पर बात अगर करें तो देखिए, बिहार में पेपर लीक कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। छात्र अगर पकड़े गए तो 3 से 7 साल की सजा है और 10 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कड़े कानून हैं, लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक नहीं रुक रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।